एटम अपन ने पढ़ा, न्यूक्लियस हमने पढ़ा। अब न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो आज हम रेडियो एक्टिविटी इस वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो पहले रेडियो एक्टिविटी है क्या, किसने इसको डिस्कवर करा और इसमें होता है क्या है भाई, है ना। चलिए, तो अच्छा होता क्या है पहले अगर अपन वो डिस्कस करें तो लास्ट अपन ने क्या पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वर्सेस मास नंबर। उसमें अपन ने न्यूक्लियर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लाइट न्यूक्लियर, मिडिल न्यूक्लियस और हैवी न्यूक्लियस। ओके, तो हैवी न्यूक्लियस, मिडिल न्यूक्लियस बनने के लिए मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होते थे, टूटते थे अपने आप, है ना। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो यही अपन को यहां पर पढ़ना है। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी इन 1896 में इसको बैकुरल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, तो बैकुरल नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा कि भाई कोई तो एक हैवी एलिमेंट था, ठीक है, हैवी एलिमेंट था और वो अपने आप से क्या कर रहा था, कभी अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, कभी बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा था, कभी गामा रेडिएशन एमिट कर रहा था, ठीक है। और ये सब वो क्यों कर रहा था, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कर रहा था, है ना। और इसी को बैकुरल नाम के साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी बोल दिया, है ना, कि हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आप से डिके होते रहते हैं, मतलब टूटते रहते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, मिडिल न्यूक्लियस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और जो रेडिएशंस बाहर आ रहे थे उन्हें बोला गया बैकुरल रेज। उन्होंने अपना नाम भी दिया लेकिन बाद में उन्हें क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव रेज बोला गया। ओके, चलिए इसके साथ अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, चलिए रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, ये बात आपको याद रखनी होगी। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी, इसका एटम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो कुछ भी होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। ओके, इसीलिए ये केमिकल चेंजेस, आप इसमें ऐसा कभी आपसे कोई बोले कि आप कोई केमिकल मिला दो या कुछ कर दो तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो कुछ नहीं होता, है ना। केमिकल और फिजिकल चेंजेस आपके न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ऑर्बिट्स में, जिनका इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अब रेडियो एक्टिव में क्या होता है, जब हैवी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, अपने अंदर से, है ना, डिके होता है, तो वो 3 तरीके से डिके होता है। कभी या तो आप स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल निकालेगा, कभी बीटा पार्टिकल निकालेगा या फिर कभी गामा रेडिएशंस निकालेगा। तो यहां पर अपन रेडियो एक्टिव डिके कितने तरीके से पढ़ने वाले हैं, 3 तरीके का पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसमें पहला रहेगा अल्फा डिके, दूसरा रहेगा बीटा डिके और तीसरा रहेगा गामा डिके। तो चलिए अपन एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अल्फा डिके। तो अल्फा डिके क्या है, तो जब कोई हैवी एलिमेंट या रेडियो एक्टिव या सब्सटेंस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से क्या एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, तो फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, अल्फा डिके। तो उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा डिके। तो चलिए अब यहां पर अल्फा पार्टिकल जब अल्फा डिके होता है तो इसके अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, देन यहां पर अपन एमिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमिट, ठीक है। तो जब एक हैवी एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये मान लो अपने पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। अब इसने क्या करा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकाला, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई से, इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो चुका होगा पेरेंट न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में। ओके, और मास नंबर जो है वो 4 से कम हो चुका होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, है ना, अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, नीट का क्वेश्चन है। ओके, तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस है। और हीलियम का न्यूक्लियस मतलब क्या दोस्त, 2He4, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, एटम ऑफ हीलियम नहीं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मींस व्हाट, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, क्योंकि अल्फा निकल गया मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। तो प्रोटॉन के निकलने से केवल क्या कम होता है, एटॉमिक नंबर, इसलिए एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने निकले, 4,
तो इसलिए मास नंबर कितना कम हो गया, 4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव पार्टिकल। तो ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अल्फा पार्टिकल को छोड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में जब अल्फा पार्टिकल एंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, तो वहां पर अपन को इसका चार्ज पता होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, चलिए, साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो बीटा और गामा से थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वैसे तो तीनों ही बचकाने हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो अल्फा का साइज बीटा और गामा से ज्यादा होता है। अब अल्फा का साइज बीटा और गामा से ज्यादा होता है दोस्त, तो आप सोचिए एक छोटे से होल में से अगर इन तीनों को पास कराया जाएगा तो अल्फा का साइज तो बीटा और गामा से ज्यादा है, तो इसीलिए उस छोटे से होल में से अल्फा के पास होने के चांस बहुत कम है। इसीलिए पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा इज लेस देन बीटा एंड गामा। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की जो है वो बीटा और गामा से क्या है, कम है। क्लियर, क्योंकि साइज बड़ा है, ठीक है। चलिए, आयोनाइजेशन की पावर की बात करें तो भाई आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बीटा एंड गामा। वैसे तो तीनों की ही आयोनाइजेशन पावर अच्छी खासी है, लेकिन अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर किसके पास है, अल्फा के पास। ओके, चलिए, क्यों ज्यादा है, क्योंकि अल्फा का साइज ज्यादा है। जब बीटा और गामा किसी एटम के ऊपर आप जब इन तीनों को भेजोगे, अल्फा को भी, बीटा को भी, गामा को भी, तो भाई बीटा और गामा के साइज तो छोटे छोटे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बगल से निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बगल से बीटा और गामा निकल गया, मुझे लेने आए थे लेकिन मैं लेके ही नहीं गए। लेकिन जब अल्फा जाएगा तो अल्फा ऐसे ऐसे करके जाएगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, यहां से नहीं तो यहां से कहीं ना कहीं से एक आध इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही लेगा। क्लियर है, तो इसीलिए अल्फा बीटा गामा को जब किसी एटम के ऊपर गिराया जाता है तो किससे इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांस ज्यादा है। ओके, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन ज्यादा है बीटा और गामा से। ओके, चलिए, यहाँ पे अब ये है अल्फा पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अल्फा पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने ये देखिए एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करा। अभी आपको पीछे बताया था कि अल्फा का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसने रेडियो एक्टिविटी में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा डिके किया, मतलब एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का पाथ कैसा होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो फिर अब अल्फा पार्टिकल ठहरा पॉजिटिव, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से मुड़ जाएगा और फिर स्ट्रेट चला जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर अपन आंसर दे देंगे पैराबोला पाथ, कैसा, पैराबोला पाथ, ठीक है। और फिर बाद में कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा ही होता और यहां से अल्फा पार्टिकल अगर एमिट करता तो क्या होता, तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वो स्ट्रेट ही चलता रहता। कैसा चलता रहता, स्ट्रेट चलता रहता। क्लियर है, ओके। चलिए, नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, अब इस पे बात करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर अपन ने देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लिया, क्रॉस। क्रॉस का मतलब दोस्त हम ऑलरेडी सीख चुके होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। तो क्रॉस का मतलब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये देखिए एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से अपन एंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, और अल्फा पार्टिकल कहाँ है, उस तरफ, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आई होप कि आप सबको याद है। तो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को अपन क्या कर लेते थे, परपेंडिकुलर कर लेते थे, ठीक है। तो इन तीनों को परपेंडिकुलर कर लो। फिर फर्स्ट फिंगर को कहाँ रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को कहाँ रखते थे, मिडिल फिंगर को कहाँ रखते थे, करंट की डायरेक्शन में। और करंट कहाँ चलता है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो जिधर अल्फा जा रहा है उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी, तो मिडिल फिंगर को वहां, तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो थंब जहां जाएगा वही उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा और सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा यहां पर अब है अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद अपना बीटा डिके। ओके, चलिए, तो बीटा डिके देखेंगे। तो बीटा डिके में
यहाँ पर अपन बीटा की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, बीटा डिके जब होता है तो एटॉमिक नंबर कितना कम होता है, मास नंबर कितना कम होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बीटा पर डिके जो होता है वो दो तरीके का होता है। जब कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एमिट करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, देन इट इज कॉल्ड बीटा डिके, ओके। अब बीटा डिके दो तरीके का होता है ना, तो पहला पॉजिट्रॉन के फॉर्म में और दूसरा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो हम इन दोनों को समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला अपन देख रहे हैं पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो पॉजिट्रॉन के फॉर्म में कैसा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर दोस्त कभी कभी क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन बैठा है वो प्रोटॉन कभी कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब भाई यहाँ पर प्रोटॉन कोई किसी में कन्वर्ट हुआ है तो अब चार्ज स्पिन ये सब बैलेंस करने पड़ते हैं हमें, है ना। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने से पहले प्रोटॉन के पास चार्ज कितना था इधर, +1, और अब कितना हो गया, 0। तो अब दोनों तरफ चार्ज तो बैलेंस नहीं है ना। कन्वर्ट होने के बाद भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, राइट साइड में +1। तो इसीलिए चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल एमिट होता है जिसका चार्ज ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर और अपोजिट होता है, ठीक है। और उसको नाम हम देते हैं पॉजिट्रॉन। तो आपसे जब कोई पूछे ना कि पॉजिट्रॉन कब एमिट होता है, तो आपको आंसर करना होगा कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब पॉजिट्रॉन एमिट होता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। और साथ ही एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है जो स्पिन को बैलेंस करता है, ठीक है। साथ ही एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है जो किसको बैलेंस करेगा, स्पिन को बैलेंस करने के लिए। आप इस यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये किसको बैलेंस करने के लिए निकलता है, न्यूट्रिनो, स्पिन बैलेंस करने के लिए, ओके। चलिए, अच्छा, तो यहां पर आपने क्या देखा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तब पॉजिट्रॉन निकलता है, ओके। तो जब भी पॉजिट्रॉन एमिशन आपसे बोला जाए तो आप समझ जाना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में गया है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब जाएगा तो दोस्त आप सोचो, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में गया, सोचो यहाँ पर एक न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। अब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आ गया, है ना। एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में आएगा तो प्रोटॉन तो एक रह गया और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 3। लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों केस में क्या है, सेम। तो मतलब मास नंबर चेंज नहीं होने वाला, लेकिन प्रोटॉन एक कम हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि जब पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। और मास नंबर क्या रहता है, अनचेंज रहता है। क्लियर है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब बीटा नेगेटिव जब निकलता है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, तो जब कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो पहले चार्ज कितना था, 0, और अब चार्ज कितना है, +1, तो अभी भी 0 ही होना चाहिए। तो उस चार्ज को 0 करने के लिए एक -1 एमिट होता है जिसको अपन नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव। यहां पर ये जो है वो कौन है, बीटा नेगेटिव है, ओके। तो बीटा नेगेटिव एमिट हुआ और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया। और साथ ही साथ निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो ऊपर, है ना। सिंबल सेम है, बस ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ओके। इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है, एंटी न्यूट्रिनो। और उसका क्या नाम था, उसका नाम था न्यूट्रिनो, और इसका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये स्पिन बैलेंस के लिए आता है। और बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्यों आया, चार्ज बैलेंस के लिए। तो यहां पर जब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एमिट होता है न्यूक्लियस के अंदर से, इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो ऑर्बिट में, एटम की ऑर्बिट में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि मान लो पहले किसी न्यूक्लियस में क्या था, इसको आप भूल जाओ, पहले किसी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे। अब क्या हो गया कि उसका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चला गया, तो प्रोटॉन हो गया 3 और न्यूट्रॉन रह गया 1। तो देखिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो पहले भी 4 थे और अभी भी 4, तो मास नंबर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन एक प्रोटॉन जरूर बढ़ गया आपका, एक प्रोटॉन बढ़ गया तो मतलब एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बीटा नेगेटिव एमिट करता है तो मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, मास नंबर तो अनचेंज रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप कि आप ये बातें समझ पाए, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आप कैसे याद रखोगे, जो अपन ने अल्फा में पढ़ी थी, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर आप यहीं से देख सकते हो प्रॉपर्टीज कि अल्फा का साइज बीटा और गामा से ज्यादा था, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि बीटा का साइज अल्फा से कम लेकिन गामा से ज्यादा। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो बीटा की अल्फा से ज्यादा, गामा से कम। आयोनाइजेशन पावर की बात करें तो बीटा की अल्फा से कम और गामा से ज्यादा, ओके। तो यहां से अपन कंपेयर करके वो सारी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ओके। चलिए,
अब बीटा पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलते हैं। तो हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब बीटा पार्टिकल मतलब क्या, बीटा पार्टिकल मतलब दो बीटा पार्टिकल, बीटा डिके मीन्स व्हाट, तो बीटा डिके तो सर दो टाइप का होता है, तो कौन सा बीटा पार्टिकल आप लेके जा रहे हो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला ना जाए कि कौन सा बीटा पार्टिकल आप लेके जा रहे हो, तब आप हमेशा किसको कंसीडर करेंगे, बीटा नेगेटिव को। ये बात हमेशा याद रखना, समझ रहे हो, ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो यहाँ पर बीटा नेगेटिव पार्टिकल को एमिट करने वाला है, ठीक है। किसको एमिट करने वाला, बीटा नेगेटिव। अब हमें पता है नेगेटिव पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इसीलिए ये बीटा पार्टिकल आपका पैराबोलिक पाथ पर, कैसे पाथ पर, पैराबोलिक पाथ पर पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। ओके, आंसर लेकिन क्या रहेगा, पैराबोला। ओके, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ पर पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। अगर इसी की जगह अगर हम बीटा पॉजिटिव को, मतलब पॉजिट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते तो क्या होता, अगर आप बीटा पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराते तब क्या होता, तो बीटा पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, तो बीटा पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो फिर बताइए पॉजिटिव चार्ज पर कहाँ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसलिए वो ऐसा घूम जाता। ओके, वो इस तरीके से पैराबोला पाथ पर घूमता हुआ और फिर स्ट्रेट चला जाता। ओके, लेकिन आंसर आपको क्या करना होता है, पैराबोलिक, ठीक है, और फिर स्ट्रेट चला जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद अपन लेके चलते हैं बीटा पार्टिकल को कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो फिर से अपन ने एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको एंटर कराने वाले हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। फिर वो कहाँ मुड़ेंगे ये हम पता लगाते हैं अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए, तो देखिए यहाँ से अपन ने बीटा पॉजिटिव को भेजा और यहाँ से मान लीजिए हमने किसको भेजा, बीटा नेगेटिव को। चलो पता करते हैं वो कहाँ मुड़ने वाले हैं। ओके, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में और थंब अपने आप फोर्स की डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, अंदर की तरफ है ना, बीटा पॉजिटिव इधर जा रहा है, मतलब करंट भी इधर ही जा रहा होगा, और थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ मुड़ने वाला है। ओके, और सर्कुलर पाथ पर घूमने वाला है, ठीक है। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, चलिए नेगेटिव की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बीटा नेगेटिव इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगा। ओके, तो इसीलिए मिडिल फिंगर उधर की तरफ और फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरह। तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ, दोनों के आंसर क्या रहेंगे, सर्कुलर पाथ, क्योंकि 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ चुके होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट डिके है गैमा डिके। ओके, चलिए तो गैमा डिके, अब गैमा डिके क्या है भाई, तो गैमा एक तरीके की रेडिएशन है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब अपन फोटोन बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्टिकल। ओके, तो गैमा, तो जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गैमा रेडिएशंस को एमिट करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गैमा डिके। तो गैमा डिके की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। तो इन गैमा डिके मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बोथ रिमेन्स अनचेंज। गैमा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर और एटॉमिक नंबर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अनचेंज रहते हैं। गैमा रेज आर न्यूट्रल, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से निकाला गया तो ये अफेक्ट नहीं हुआ इनके ऊपर कोई भी, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है। साइज ऑफ गैमा, ये बाकी तीन प्रॉपर्टी जो अपन ने अल्फा में पढ़ी वैसे ही है ना, तो साइज ऑफ गैमा पार्टिकल इज लेस देन बीटा एंड अल्फा, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर की बात करें तो अल्फा बीटा से कम, और पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो अल्फा बीटा से ज्यादा। ओके, चलिए गामा रेडिएशन कैन एमिट विथ बोथ डिके अल्फा एंड बीटा। भाई अल्फा डिके चल रहा है, अब कोई स्टेबिलिटी गेन करेगा तो एनर्जी तो निकलेगी ना, तो एनर्जी लेकिन निकलती किसके फॉर्म में, गैमा रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आपका गैमा डिके है वो अल्फा डिके के साथ भी हो सकता है और बीटा डिके के साथ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपन जो एनर्जी लिखते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चला गया है ना, और यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करते हैं साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में हो सकती है, गैमा के फॉर्म में हो सकती है। क्लियर। सिमिलरली आपने अल्फा डिके में देखा, अल्फा डिके में जब कोई पार्टिकल अल्फा एमिट करता है तो यहाँ पे साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में हो सकती है, गैमा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि गैमा रेडिएशंस जो है वो अल्फा और बीटा दोनों के साथ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी अल्फा और बीटा एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, ये बात आपको याद रखनी होगी। देयर आर नो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच कैन एमिट बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ओके, अल्फा और बीटा कभी एक साथ एमिट नहीं हो सकते। क्लियर है। चलिए
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिके। एक सीरीज ऑफ डिके दिया गया है। पहले इस ए ने क्या करा, अल्फा निकाला, फिर बीटा ने A1 बन गया, फिर A1 ने बीटा निकाला A2 बन गया, फिर A2 ने अल्फा निकाला A3 बन गया, फिर A3 ने गामा निकाला A4 बन गया। तो इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए, है ना, ए का मास नंबर अगर 180 है, मास नंबर अगर कितना है 180 और एटॉमिक नंबर कितना है 75, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द फाइनल मास, व्हाट विल बी द फाइनल मास, है ना, फाइनल मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ फाइनल न्यूक्लियस। ये फाइनल न्यूक्लियस है, उसका फाइनल मास और मास एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अपन को कुछ अलग से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, उसी में हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा निकाला गया, तो अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर कितना कम होता है 2, तो यहाँ पे 73 रह जाएगा। मास नंबर कितना कम होता है 4, तो यहाँ पे 176 रह जाएगा। फिर बीटा निकला, अब बीटा डिके होता है दो तरीके का, बीटा पॉजिटिव निकला कि बीटा नेगेटिव निकला। तो जब कुछ ना बोला जाए तो हम क्या कंसीडर करते हैं, बीटा नेगेटिव। क्या कंसीडर करते हैं, बीटा नेगेटिव। तो यहाँ पर बीटा नेगेटिव निकला होगा, है ना। और बीटा नेगेटिव कब निकलता है दोस्त, जब अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 74 हो जाएगा और मास नंबर अनचेंज रहता है। फिर अल्फा निकला, तो अल्फा के निकलने से फिर एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। और गामा के निकलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 72 172 ये अपने फाइनल आंसर है कि एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 72 और मास नंबर आपका हो जाएगा 172। क्लियर है ये बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, और रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है आपका, एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, और फिर इस एलिमेंट ने पता नहीं कौन सा डिके किया और एक रेडियो फिर एक न्यूक्लियस बनाया जिसका एटॉमिक नंबर Z+1 और मास नंबर अभी भी उसका A था, ठीक है। फिर उसने कुछ डिके दिखाया, डिके शो किया और एक एलिमेंट बनाया P, है ना, एक न्यूक्लियस बनाया P जिसका एटॉमिक नंबर था Z-1 और मास नंबर था A-4, और फिर उसने कुछ डिके शो करा और एक Q न्यूक्लियस बनाया जिसका एटॉमिक नंबर था Z-1 और मास नंबर था A-4। और अब आपसे पूछा गया है फाइंड द सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल एमिशन। तो इसमें कब अल्फा निकला, कब बीटा निकला, कब गामा निकला, ये आपको बताना है। तो आप पहला एमिशन जब देखेंगे, जब X से Y बना तो एटॉमिक नंबर एक बड़ा है और मास नंबर अनचेंज रहा है। एटॉमिक नंबर एक बढ़ना और मास नंबर अनचेंज रहना, ये कब होता है, जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकलता है। तो इसलिए पहला बीटा नेगेटिव, ओके। चलिए इसके बाद फिर अपन ने देखा कि Z+1 से Z-1 हो गया, तो Z+1 से Z-1 जाना मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाना, है ना। कैसे समझ में आ रहा ना, Z+1 से पहले Z हुआ होगा फिर Z-1 हुआ होगा, तो 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया और मास नंबर 4 से कम हो गया। इसका मतलब इसके बाद निकला है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4 कम हो जाता है। इसके बाद अपना P बन गया, P से जब Q बना तो एटॉमिक नंबर Z-1 का Z-1 है और मास नंबर A-4 का A-4 है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पर गामा निकला। तो बीटा अल्फा गामा ये है अपना फाइनल आंसर, ओके। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया गया है 19 और मास नंबर कितना है 232, ओके। तो अपन यहाँ पर एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, एटॉमिक नंबर कितना है 19 और मास नंबर 232। चलिए अब क्या हुआ, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट एन आइसोटोप ऑफ लेड विच हैव, लेड का कोई आइसोटोप बन रहा है एंड प्रोडक्ट, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 82 और मास नंबर 208, मास नंबर 208। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना दोस्तों, हमेशा सबसे पहले बीटा पार्टिकल को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। क्यों सर बीटा को क्यों फाइंड आउट कर ले, बीटा को इसलिए फाइंड आउट, या अल्फा को फाइंड आउट कर लो। कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले, देखो एक तरीका पकड़ लो, मास नंबर को पकड़ लो आप, तो सबसे पहले किसी एक चीज को पकड़ लो। और मेरा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या, हम सबसे पहले मास को पकड़ लेते हैं। क्यों सर, मास को पकड़ने से क्या होगा, मास को पकड़ने से ये होगा क्योंकि मास नंबर केवल अल्फा के निकलने से कम होता है, तो जिससे हमें अल्फा पार्टिकल पता चल जाएंगे। क्योंकि मास नंबर पर गामा के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप सबसे पहले मास नंबर को पकड़ो तो हमें अल्फा पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि 232 मास नंबर से डायरेक्ट कितना हो गया 208, तो 232 से 208 मतलब मास नंबर कितना कम हो गया
4 2 24 कितना कम हो गया मास नंबर 24। ओके, तो मास नंबर 24 कम हो जाएगा। तो फिर दोस्त आप सोचो 24 मास नंबर मतलब एक अल्फा के निकलने से 4 मास नंबर कम होता है, तो 24 मास नंबर कितने अल्फा के निकलने से होगा 6 अल्फा के निकलने से। कितने 6 अल्फा। तो यहां पर हमें पता चल चुका है कि अल्फा पार्टिकल कितने निकले 6। ठीक है, अब 6 अल्फा पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर कितना कम होगा 12, क्योंकि एक के निकलने से 2 कम होता है। ठीक है, तो यहां 19 से कितना, यहां पर ये 19 नहीं है मेरे ख्याल से दोस्त, 90 है। कितना है 90। ओके, ये 90 है। ओके, चलिए, तो एटॉमिक नंबर 90 से है ना, यहां पर ये कितना है 90। ओके, चलिए, ये एटॉमिक नंबर अपना 90। तो 90 से कितना हो गया, 6 अल्फा पार्टिकल के निकलने से 12 कम होगा, एक अल्फा के निकलने से 2 कम होता है, तो 6 के निकलने से 12 कम हो जाएगा। तो 90 माइनस 12, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए, एटॉमिक नंबर हो जाना चाहिए उसका 78। कितना हो जाना चाहिए 78। तो एटॉमिक नंबर 78 हो जाना चाहिए, लेकिन है कितना 82। मतलब 78 होना चाहिए था, लेकिन है कितना 82। किसी ने कितना बढ़ा दिया 4 और बढ़ा दिया। और बढ़ाने का काम कौन करता है एटॉमिक नंबर को, बीटा नेगेटिव। मतलब यहां पर 4 एटॉमिक नंबर बढ़ा है, तो एक बीटा नेगेटिव के निकलने से एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो 4 एटॉमिक नंबर किसके कितने बीटा निकले होंगे 4 बीटा निकले होंगे। तो यहां पर साथ ही साथ कितने बीटा निकले हैं 4। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है अपना रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ठीक है, तो कोई हैवी एलिमेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस स्टेबिलिटी जब गेन करता है तो टूटता है ना, तो उसकी टूटने का एक यहाँ पर लॉ है। तो वो लॉ क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड और सोडी। ओके, तो रदरफोर्ड और सोडी का क्या कहना था कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टूटता है तो उसके टूटने की जो रेट है ये dN/dt, ये n क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, के डिके होने की रेट dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उस टाइम पर आपके प्रेजेंट न्यूक्लियस कितने हैं, प्रेजेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं कितने। क्लियर, अगर ज्यादा न्यूक्लियस हैं अनस्टेबल तो टूटने की रेट भी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस कम होते जाएंगे टूटने की रेट भी कम होती जाएगी। ओके, यहां पर एक माइनस साइन अपन और लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेट कंटिन्यूअस डिक्रीज होने वाली है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा। ठीक है, इस माइनस को उधर पहुंचा दो, तो एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा, जिसको बोला जाता है डिके कांस्टेंट। क्या बोला जाता है डिके कांस्टेंट। ओके, तो इसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये सिंबल उसका लैम्डा। ओके, लैम्डा डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहां पर रेट ऑफ डिके इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज। यहां पर डिके होने की जो रेट है वो क्या हो रही है कंटिन्यूअसली डिक्रीज। अपन इसको वैसे ही समझ सकते हैं जैसे दोस्त अगर अपने घर वाले अपन को 1000 रुपए दें तो पहले दिन तो अपने खर्च करने की रेट क्या रहेगी 1000 रुपए को ज्यादा रहेगी। क्यों, अपन फटाक से आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या खा लेंगे, क्यों, क्योंकि 1000 रुपए हैं जेब में, और जैसे जैसे वो रुपए कम होते जाएंगे तो अपने खर्च करने की रेट भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ओके, चलिए, तो वैसे ही कुछ न्यूक्लियस के साथ है। चलिए, तो अब यहां पर अपन देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो जब ये रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस चलती है तो किसी फिक्स टाइम इंस्टेंट पर कितने न्यूक्लियस बचे हैं डिके होने के लिए, ये कैसे निकाला जाए, है ना। तो यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो वो छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी पीछे हमने क्या देखा कि dN/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n। ओके, फिर अपन ने क्या करा, इस n को नीचे लेके आए और यहां पर माइनस लैम्डा dt, और यहां पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, है ना। तो इनिशियल न्यूक्लियस हमने क्या मान लिए n0, इनिशियल न्यूक्लियस कितने मान लिए n0, और इनिशियल टाइम क्या मान लिया 0, और फिर किसी t टाइम पर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बताने हैं। ओके, लिमिट लगाना आ गया सभी को। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log n। ठीक है, और ये हो जाएगा n0 से n। ठीक है, फिर माइनस लैम्डा t, और यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 से t। ठीक है, और यहां पर लिमिट पुट कर दो, तो ln n माइनस लॉग n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n अपॉन n0 इंटू माइनस लैम्डा t, एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, और n इज इक्वल्स टू n0 इंटू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। तो ये है हमारा
फॉर्मूला, क्या, जो आपको किसी भी फिक्स टाइम पर, मतलब किसी भी टाइम पर, कि मान लो आज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके होना स्टार्ट हुआ तो 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, या 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, है ना, हजारों सालों बाद उसके कितने न्यूक्लियस बचेंगे जो अभी भी डिके होने के लिए बैठे हैं, है ना, तो ये आप निकाल सकते हैं। एन नॉट आपके इनिशियल न्यूक्लियस है, लैम्डा आपका डिके कांस्टेंट है, टाइम जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और एन आपका बचे हुए रिमेनिंग न्यूक्लियस है। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट, हाफ लाइफ और हाफ टाइम। तो हाफ लाइफ और हाफ टाइम क्या होता है? तो यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, हाफ टाइम क्या होता है कि वो टाइम जिसमें आपका आधा न्यूक्लियस डिके हो चुका होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसमें आपके आधे न्यूक्लियस बचे हुए हैं, डिके होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमें अपना फॉर्मूला पता है, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो हाफ लाइफ के बाद आपको क्या बताया गया कि आपके रिमेनिंग न्यूक्लियस कितने होते हैं? हाफ लाइफ के बाद आपके रिमेनिंग न्यूक्लियस केवल इनिशियल के आधे होते हैं, इनिशियल के आधे, मतलब अपन n इज इक्वल टू एन नॉट बाय 2 लिख सकते हैं। क्लियर? एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है, आफ्टर हाफ लाइफ। यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्टर हाफ लाइफ, इसका सिंबल भी हम आपको बता देते हैं। तो आफ्टर, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर टाइम हो गया आपका हाफ लाइफ। कितना हो गया? हाफ लाइफ। तो आफ्टर हाफ लाइफ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? हाफ ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। आप लॉग लेंगे दोनों तरफ, है ना, तो इधर क्या बचेगा? लॉग हाफ, और इधर लॉग ई बेस ई और मल्टीप्लाई, तो वो माइनस लैम्डा टी बचेगा केवल। फिर लॉग हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 माइनस लॉग 2, और लॉग 1 आपका 0 हो जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू सबको पता है 0.693 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा? लैम्डा टी। ओके, क्या बचेगा? केवल लैम्डा टी। अच्छा, टी आपका क्या है? ये सब आपकी कैलकुलेशन कब हो रही है? जब आपने टाइम को क्या कंसीडर कर लिया? जब आपने टाइम को कंसीडर कर लिया है हाफ लाइफ, मतलब टी की वैल्यू आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं टी हाफ। तो वहां पर आपको क्या लिखना होगा? टी हाफ। क्या लिखेंगे आप? टी हाफ। फिर आप यहां से टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कितना? 0.693 अपॉन लैम्डा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आप log 1 माइनस log 2 लिखेंगे, और यहां पर माइनस लैम्डा टी। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या बचेगा? केवल माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और फिर log 2 की वैल्यू 0.693, और ये आपका सॉल्व कर लोगे। तो हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला याद रखना है 0.693 अपॉन लैम्डा। यहां पर लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट, ठीक है। एक यहां पर क्वेश्चन करने के लिए अपन को एक ऑल्टरनेट मेथड भी काम आता है, तो वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लो अपने पास इनिशियल न्यूक्लियस कितने हैं? एन नॉट। तो एक हाफ लाइफ के बाद एक हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे? एन नॉट बाई 2। 2 हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे? 2 हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे? 2 हाफ लाइफ के बाद आपके पास न्यूक्लियस बचते हैं एन नॉट बाय 4। इसके भी आधे। अगली हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना बचेगा? इसका भी आधा, एन नॉट बाय 8, और डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहां पर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एन नॉट अपॉन 2 की पावर 0, फिर इसको लिख सकते हैं अपन एन नॉट अपॉन 2 की पावर 1, फिर इसको लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 2, और फिर इसको लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 की पावर 3, और डॉट 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 डॉट, है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में बड़े इजीली नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता चल जाए और हाफ लाइफ पता चल जाए, तो अपन हाफ लाइफ काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो देखिए, एक हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं? एन नॉट इनिशियल अपॉन 2 की पावर 1, और 2 हाफ लाइफ के बाद तो देखो 2 की पावर 2 हो गया, 3 हाफ लाइफ के बाद तो देखो 2 की पावर 3 हो गया। तो कितनी भी हाफ लाइफ के बाद यहां पर हम लिख सकते हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ? एन हाफ लाइफ के बाद अगर हमसे कोई पूछे ना कि बचे हुए न्यूक्लियस कितने होंगे, तो हम लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 रेज टू एन। क्लियर? यहां पर n क्या है? स्मॉल n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कैपिटल N क्या है? रिमेनिंग न्यूक्लियस, और एन नॉट क्या है? आपके इनिशियल न्यूक्लियस। ओके, यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, तो देखो जरा, हाँ चलिए देखिए, ये n क्या है? आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला और है, ध्यान से देखो, टोटल टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहां से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टोटल टाइम डिवाइड बाय
हाफ लाइफ। सर ये कैसे लिख दिया फॉर्मूला आपने, तो इसको भी समझ लो जरा कैसे। जैसे देखो अगर मान लो किसी का टोटल टाइम 8 मिनट है, 8 सेकंड पकड़ लो, तो देखो यहाँ पे 2 4 6 और इसके बाद एक और हाफ लाइफ, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकंड, ठीक है। और हाफ लाइफ मान लो उसकी 2 सेकंड है, तो हाफ लाइफ 2 सेकंड, टोटल टाइम 8 सेकंड। तो अगर अपन हाफ लाइफ 2 सेकंड, हाफ लाइफ 2 सेकंड और टोटल टाइम 8 सेकंड, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ रहा है 4, तो देखो 4 ही तो आ रहा है, 2 2 2 2, ठीक है क्लियर। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चंस जब अपन करेंगे तो अपन को ये सब सारी बातें समझ में आएंगी, और ये लेकिन याद रखना होगा आपको, अगर आपको आपके क्वेश्चंस इजी तरीके से जल्दी सॉल्व करना है। ओके चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक डिके कांस्टेंट को थोड़ा और समझते हैं कि डिके कांस्टेंट का एक्चुअल में रोल क्या है। तो डिके कांस्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो अपन ने देख लिया था कि वो कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था dn/dt इक्वल्स टू लैम्डा n, और फिर अगर लैम्डा इक्वल्स टू अगर अपन लिखें डिके कांस्टेंट इक्वल्स टू, तो क्या निकल के आ रहा है डिके रेट पर एटम, डिके रेट पर एटम dn/dt अपॉन n। तो इसको अपन क्या बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट या डिके रेट पर एटम, ये डेफिनेशन है लैम्डा की एक्चुअली। चलिए तो देखते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटी भी बोल सकते हो पर एटम, या फिर डिसइंटीग्रेशन रेट पर एटम। ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एलिमेंट, ठीक है, ये किसी एलिमेंट, सब्सटेंस, टाइम इन सब पर डिपेंड नहीं करता, क्लियर है, हर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा इज मोर, अगर किसी के लिए डिके कांस्टेंट की, किसी न्यूक्लियस के लिए डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब होता है कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज मोर एक्टिव, है ना। अगर किसी का डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो आप क्या समझोगे कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो ज्यादा एक्टिव है, और ज्यादा एक्टिव है मतलब वो क्या है स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, तभी तो एक्टिव है और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है ना। और अगर किसी का डिके कांस्टेंट कम है, अगर किसी का डिके कांस्टेंट क्या है कम है, डिके कांस्टेंट कम है, तो इसका मतलब क्या समझोगे कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेस एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्टिव नहीं है, और एक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल हो चुका है, वो मोर स्टेबल है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, तो यहां पर आपके लिए एक छोटा सा अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा ग्राफ भी यहाँ पर न्यूक्लियस, तो यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ तो इजी है ही। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस और ये टाइम, ठीक है। तो जब आपका टाइम 0 था तो अपने प्रेजेंट न्यूक्लियस क्या थे मैक्सिमम, कितने n0, कितने n0, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये रेट क्या होती गई कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती गई, है ना। n इज इक्वल टू n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा t, ओके। तो उस हिसाब से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ आएगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो हमें अपने वो शॉर्टकट मेथड वगैरह वो सब समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से, 10% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके इन 5 hours, देन फाइंड परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिके इन 20 hours, ठीक है। 10% डिके हो जाता है उसका 5 hours में, तो फिर 20 hours में कितना परसेंट डिके हो जाएगा। तो मान लो पहले वो 100% था, इसको अपन दो तरीके से करेंगे, मेथड वन, ठीक है। तो पहले 100% था, तो 5 hours में उसका कितना डिके हो गया 10%, 10% डिके हो गया मतलब कितना 100 का 10% 10 ही होता है, ठीक है। और 10% डिके हो गया 100 का, यहाँ पर आप लिख सकते हो 100 का 10%, ठीक है। इसे सॉल्व करके तो ये कितना आ गया 10, ओके। तो फिर कितना बचा 90। अब अगले 5 घंटे में क्या हुआ, अगले 5 घंटे में 90 का 10% डिके हो गया, तो 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% 9 होता है, 90 का 10% 9 होता है। तो अब 9 कम कर दो तो कितना बचा 81। अब अप्रॉक्सीमेटली अपन इसके आंसर्स निकालें तो 81 को 80 पकड़ लो, 81 को कितना पकड़ लो 80, ठीक है। तो 81 को अगर अपन 80 पकड़ लें तो अब 80 का 10% डिके हो जाएगा, तो 80 का 10% कितना, 80 का 10% अब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8, तो अब 80 में से 8 चला जाएगा तो 72 बचेगा, ठीक है। और 72 को भी अप्रॉक्स आप कितना पकड़ लो 70 पकड़ लो, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा 70 का 10% डिके कर दो, 70 का 10%, तो 7 कम कर दो तो कितना, 7 कम करोगे तो कितना बचेगा 64,
3, 7 कम करोगे है ना, 7 कम करोगे तो कितना बचेगा, 63% आपका बचा। तो ये 5 घंटे हो गए पूरे इसके, 5 5 5 टोटल मिला के हो गए 20। तो आप देख लो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 20 आवर्स में कितना अमाउंट डिके हुआ, तो 10% प्लस 9% प्लस 8 और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, ठीक है। तो 34% अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर है। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना तो आप यहाँ पर 81 का 10% निकालो और वहां पर जो भी आएगा उसका 10% निकालो। क्लियर है। मेथड 2 से इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और कर सकते हैं। तो भाई अगर अपन ऐसे भी करके आएंगे तो कॉम्पिटिटिव में हमें ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं, फिर 4 ऑप्शन में देख लो 34 के समथिंग अराउंड जो भी अपना ऑप्शन होगा वही अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेथड 2, मेथड 2 भी देख लो आप इसका। मेथड 2 क्या है, यहाँ पर अलग से करते हैं मेथड 2। तो भाई हमें पता है हमारा ये फॉर्मूला, जब आपके बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ओके। तो आफ्टर 5 आवर्स, तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। आफ्टर 5 आवर्स तो 5 घंटे के बाद कितना 10% डिके हो जाता है, 10% डिके हो गया मतलब बचा कितना 90, कितना बचा 90, ओके। और इनिशियल कितने पकड़ लो आप, इनिशियल पकड़ लो आप 100, इनिशियल कितने पकड़ लो 100 और ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा 5 आवर्स, ओके। तो यहां से आप ई रेज टू पावर माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी 9/10, ओके। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर 20 आवर्स, आफ्टर 20 आवर्स। चलिए तो 20 आवर्स के बाद कितना बचा, तो n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा और अब यहां पर आ जाएगा 20। लेकिन सर हमें e की पावर माइनस 20 लैम्डा की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें e की पावर माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू तो पता है। तो हम क्या लिखेंगे n नॉट ई रेज 5 लैम्डा इंटू 4, ओके। या पावर 4, पावर के ऊपर जब पावर होती है ना तो उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उनका, क्या कर देते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है चलिए तो यहां पर कितना आ जाएगा 4। अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस 5 लैम्डा, e की पावर माइनस 5 लैम्डा और e की पावर माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू 9/10। तो यहां पर क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू n नॉट इन ब्रैकेट 9/10 रेज टू 4, 9/10 रेज टू 4, ओके। चल ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू n नॉट, इसको अपन 9 को कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। इसको 4 टाइम्स लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ठीक पहले वाले जैसा, ठीक है, पिछले आंसर के बराबर, जो कि कितना था हमारा 34%, ओके। चलिए इसके बाद ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 15 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करेंगे अपन सब लोग मिलकर, ठीक है। तो देखें क्या है, इफ 15 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आउट ऑफ 16 ग्राम डिके इन 100 सेकेंड देन फाइंड द हाफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हमने वो शॉर्ट ट्रिक लिखा था ना, तो ये अपना ऑल्टरनेट मेथड जो था उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अपना कितना था स्टार्टिंग में 16 ग्राम था, 16 से अगर अपन एक हाफ लाइफ की बात करें तो 8 ग्राम बचेगा एक हाफ लाइफ के बाद, अगली हाफ लाइफ के बाद ये 4 ग्राम बचेगा, अगली हाफ लाइफ के बाद ये 2 ग्राम बचेगा और फिर अगली हाफ लाइफ के बाद ये 1 ग्राम बचेगा। तो वो क्या बोल रहा है 15 ग्राम डिके हो गया है ना,
15 ग्राम आउट ऑफ 16 ग्राम। तो देखो 1 ग्राम जब बचेगा तो इसका मतलब कितना डिके हो चुका है, 15 ग्राम डिके हो चुका है। तो टोटल कितनी हाफ लाइफ लगी हमें यहाँ पर, 4 हाफ लाइफ लगी है ना, 1 2 और ये थर्ड हाफ लाइफ और ये फोर्थ हाफ लाइफ। मतलब अपनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें पता चल चुकी है कितनी है, 4। ओके, और हाफ लाइफ की वैल्यू हमसे पूछी गई है और टोटल टाइम हमें कितना दिया गया, टोटल टाइम अपना है 100 सेकेंड। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था यहाँ पर कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपकी 4 है, टोटल टाइम आपका 100 सेकेंड है। तो हाफ लाइफ की अगर आप वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय 4 और आंसर हो जाएगा 25 सेकेंड। ओके, 25 सेकेंड। और आप यहाँ से वैसे ही सोच सकते हो ना, आपका टोटल टाइम 100 सेकेंड है, 4 हाफ लाइफ है, तो 25 4 जा 100। ओके, चलिए, और इस क्वेश्चन को आप अपने इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। ये फॉर्मूला तो हर जगह ही लगता है, इसके समझ रहे हो, ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है आपके रेडियो एक्टिविटी के। क्लियर है? तो उस फॉर्मूले से भी हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट t इक्वल टू 0 आर 1600। आपके t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, 1600, मतलब इनिशियल न्यूक्लियस। और 8 सेकंड के बाद आपके न्यूक्लियस कितने बचे, 100। तो मान लो एक हाफ लाइफ के बाद 800 रह गए होंगे, अगली हाफ लाइफ के बाद 400 रह गए होंगे, अगली हाफ लाइफ के बाद 200 रह गए होंगे और अगली हाफ लाइफ के बाद 100 बचे। ठीक है, और आपसे पूछा गया फाइंड द न्यूक्लियस एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें पता चल चुका है यहाँ पर कितनी है, 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है, टोटल टाइम आपका 8 सेकेंड है। तो आप यहाँ पर हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना, 8 डिवाइड बाय 4, 2 सेकेंड। कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पर हर हाफ लाइफ 2 सेकेंड की है, तो मतलब यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड हो गए। और 6 सेकेंड के बाद आपके कितने न्यूक्लियस बचे हुए हैं, ओनली 200। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है अपना एवरेज लाइफ। ओके, तो एवरेज लाइफ अपन डिस्कस करते हैं। तो एवरेज लाइफ क्या होता है दोस्त, तो इसकी अपन 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन तो इसका क्या है कि एवरेज लाइफ जो है ना वो रेसिप्रोकल है डिके कांस्टेंट का, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। ओके, एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। ओके, इसका सिंबल है टाउ और ये क्या हो गया, 1/λ। तो एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी एक डेफिनेशन अपन देने वाले हैं किस चीज से, इसकी कैलकुलेशन करके अपन एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, और उस रिजल्ट में फिर अपन देखेंगे कि एवरेज लाइफ गुजर जाने के बाद कितने न्यूक्लियस बचे हुए हैं या कितने डेके हो चुके हैं, उस बेस पर अपन इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पर देंगे। ओके, तो चलिए अपन अपना वो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या है वो फॉर्मूला, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। तो आफ्टर एवरेज लाइफ, आफ्टर एवरेज लाइफ, ठीक है, तो एवरेज लाइफ के बाद जब टाइम हो गया किसके बराबर, टाउ के बराबर, और टाउ किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर। तो अपने कितने न्यूक्लियस बचे ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो n इज इक्वल टू n0 e रेज टू पावर माइनस ओके, चलिए, तो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ, क्योंकि आप टाइम की जगह क्या टाउ लिखेंगे और टाउ की जगह फिर क्या लिखेंगे, 1/λ। तो यहां पर क्या बचेगा, n इज इक्वल टू n0 e रेज टू पावर -1, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n0 अपॉन e, और e की वैल्यू आप सबको पता होगी। और यहां पर फाइनली आपका n जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0.37 n0, जिसको अपन लिख सकते हैं 37% ऑफ n0। मतलब एवरेज लाइफ जब अपन ने टाइम की वैल्यू कितनी रखी, टाइम की वैल्यू जो अपन ने टाउ रखी, मतलब एवरेज लाइफ रखी, तो अपने बचे हुए न्यूक्लियस कितने हैं, केवल 37% ऑफ इनिशियल न्यूक्लियस। इनिशियल न्यूक्लियस अपने पास n0 अपन कंसीडर करते हैं, मान लो 100% थे, अब 100% के बाद केवल कितने बचे, 37%, मतलब 63% डिके हो चुके हैं। तो यहां से अपन एवरेज लाइफ की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एवरेज लाइफ वो टाइम है जिसके बाद केवल 37% न्यूक्लियस डिके होने के लिए बचते हैं, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 63% न्यूक्लियस डिके हो चुके हैं। ओके, तो यहां पर एक और डेफिनेशन है, सो वी कैन से
है ना. सो वी कैन ऑल्सो स्टेट, ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट द मीन लाइफ इज द टाइम इन विच 63% ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस गेट डिके एंड ओनली 37% न्यूक्लियस रिमेनिंग. ओके, चलिए इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए तो देखो यहां पे तो क्या है, द इनिशियल मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 ग्राम. तो फाइंड इट्स मास आफ्टर 2 मीन लाइफ. 2 मीन लाइफ के बाद इसका मास कितना बचेगा. तो इनिशियली कितना था 10 ग्राम, इनिशियली कितना है 10 ग्राम. तो 1 मीन लाइफ, ठीक है, और 1 मीन लाइफ में हमें पता है कितना डिके हो जाता है, 10 का कितना 63%, कितना 63% डिके हो जाएगा. ठीक है, तो 10 का, लेकिन उन्होंने अपन से पूछा क्या है, फाइंड इट्स मास आफ्टर 2 मीन लाइफ. आफ्टर 2 मीन लाइफ तो आप रिमेनिंग कितना है वो निकाल लो, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना. और रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना डिके हो गया ये अपन से नहीं पूछा, तो इसलिए अपन डायरेक्ट वही निकालते हैं ना. तो 1 मीन लाइफ के बाद अपना बचता कितना है 37%. तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 10 का 37% इतना बचेगा 1 मीन लाइफ के बाद. फिर अगली मीन लाइफ के बाद, अगली मीन लाइफ के बाद ये जो है इसका भी 37 है ना. तो इसका 37% पहले निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3.7 ग्राम. और फिर अगली एक और मीन लाइफ के बाद 3.7 का भी 37% है ना. तो अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा. क्लियर, ओके, ठीक है. चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज, हाफ लाइफ अपन को दी गई कितनी 1600 ईयर्स. ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, मीन लाइफ. क्या पूछा गया है, मीन लाइफ. ओके, मतलब टाउ. क्या पूछा गया है, टाउ. तो हमें पता है हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा. तो यहां से अपन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी लैम्डा निकाल लेंगे. ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 लैम्डा की जगह डायरेक्ट टाउ लिख दीजिए, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, तो 1 लैम्डा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टाउ लिख सकते हैं. तो 0.693 टाउ. ओके, और टाउ आपका आ जाएगा हाफ लाइफ डिवाइड बाय 0.693, मतलब 1600 डिवाइड बाय 0.693, और यहां से आगे आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है. तो आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी लोग. ओके, क्लियर सभी को. ओके, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं. इन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट T इक्वल्स टू 0 द नंबर ऑफ एटम्स आर. तो इनिशियल न्यूक्लियस आपको अगेन दिए गए हैं कितने, 8 × 10⁴. ठीक है, द फाइंड द टाइम. ओके, फाइंड द टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ एटम विल रिमेन 1 × 10⁴. तो रिमेनिंग न्यूक्लियस कितने हैं 1 × 10⁴, और आपको हाफ लाइफ कितनी दी गई है, हाफ लाइफ आपको दी गई है 3 ईयर्स. ओके, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आपके स्टार्टिंग में कितने थे 8 × 10⁴. एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे 4 × 10⁴. अगली हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे 2 × 10⁴, और अगली हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे 1 × 10⁴. तो कितनी हाफ लाइफ लगी आपको दोस्त, 3 हाफ लाइफ लगे. ओके, और एक हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है 3 ईयर्स, अगली हाफ लाइफ 3 ईयर्स, और अगली हाफ लाइफ 3 ईयर्स. तो टोटल आपको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम आपको लगा यहाँ पर 9 ईयर्स. ओके, टोटल टाइम आपको कितना लगा 9 ईयर्स. क्लियर, ओके. तो ये था अपना चैप्टर रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का ही एक पार्ट है. अपन ने न्यूक्लियस पूरा देखा एक 1 शॉट में पिछले वीडियो में. ये आज अपना रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, अगला वीडियो अपना रहेगा सेमीकंडक्टर का. ओके, चल, थैंक यू, बाय.